बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी में हमने इसका यूनिट 5 स्टार्ट किया था, जो कि ड्रग अफेक्टिंग हेमेटोलॉजी सिस्टम है। इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए थे और हमने कहा था कि फार्मेकोलॉजी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि उस टाइम ये जो लास्ट यूनिट 5 नंबर यूनिट हेमेटोलॉजी के जो ड्रग्स है, इनके स्लाइड्स जो है वो 54 थे। फिर बाद पे इस पे एडिशन की गई और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो रह गए थे उन पे भी स्लाइड्स बनाए गए। अब ये स्लाइड 78 है, तो हमसे जो स्लाइड्स बचे थे आज के वीडियो लेक्चर में हम वो भी कवर करेंगे, ताकि हम फार्मेकोलॉजी को कम्प्लीटली कवर कर सके। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में जो कि पार्ट 3 था ड्रग अफेक्टिंग हेमेटोलॉजी सिस्टम का, उसमें हमने ट्रांसनेज़ेमिक एसिड जो है इसके इंडिकेशंस, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इस ड्रग को हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरलिपिडीमिया। और फिर हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ होती है वो, और एनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती है वो, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स रह गए थे। इसलिए इन 2 ऑब्जेक्टिव्स को जब हम कवर करेंगे तो ये चैप्टर जो है फुली कवर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। हमारा आज का टॉपिक है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया इज़ एबनॉर्मली एलिवेटेड लेवल ऑफ लिपिड्स। अब जब लिपिड्स जो है उनकी एबनॉर्मल लेवल आ जाती है बॉडी में, उनकी लेवल एलिवेट हो जाती है नॉर्मल से, तो इस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। हाइपरलिपिडीमिया इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर आर्थरीरोस्क्लेरोसिस। अब ये हाइपरलिपिडीमिया एक रिस्क है, इसकी वजह से आर्थरीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। आर्थरीरोस्क्लेरोसिस एक डिज़ीज़ है, एक कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है, जिसमें जो आर्टरीज़ होते हैं उनकी वाल में फ़ैट की डिपोजिशन हो जाती है, और उस डिपोजिशन की वजह से वहाँ से एक प्लग बन जाता है, और उस प्लग की वजह से फिर जो ब्लड की जो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी ब्लड की जो फ़्लो होती है, उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिससे आगे के जो टिश्यूज़ है उनको ब्लड की सप्लाई नहीं होती। ब्लड की सप्लाई जब नहीं होती तो ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती, और जब उस ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती तो वो फंक्शन छोड़ जाते हैं। और ये अगर ये ब्रेन पे हो तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अगर ये हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज़ है वहाँ पे हो तो हार्ट अटैक हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि डिपोजिशन ऑफ फैट एट द वॉल ऑफ आर्टरीज फार्मिंग प्लग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अनस्टेबल प्लग बना है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन जाती है। ब्लड क्लॉट जब बन जाती है तो फिर जो ब्लड की फ़्लो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन में अगर हो तो स्ट्रोक हो जाता है। व्हाट इज़ लिपोप्रोटीन? अब लिपोप्रोटीन्स क्या है? प्लाज्मा लिपिड इंक्लूड कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लाइसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। हमारे प्लाज्मा में जो लिपिड्स होते हैं, जो लिपिड्स पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? कोलेस्ट्रोल है, ट्राइग्लाइसराइड्स है और फॉस्फोलिपिड्स है। लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन प्लाज्मा एंड आर ट्रांसपोर्टेड इन प्रोटीन कैप्सूल नोन एज लिपोप्रोटीन। अब लिपिड्स जो है वो इनसोल्यूबल होती है प्लाज्मा में, वो प्लाज्मा के साथ सोल्यूबल नहीं हो सकती। इस वजह से प्लाज्मा में उनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक प्रोटीन की कैप्सूल की ज़रूरत होती है। इस प्रोटीन के कैप्सूल जिसके थ्रू ये लिपिड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में, इनको हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। एज फैट्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दिस कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इट्स ओन। हमें पता है कि फैट्स जो है वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, तो ये खुद से ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन कैप्सूल होते हैं, जिनको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। इंस्टेड दे आर अटैच्ड टू हाइड्रोफिलिक प्रोटीन दैट फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होते हैं यानी वाटर लविंग प्रोटीन्स होते हैं, उनके साथ अटैच हो जाते हैं। जब उनके साथ अटैच हो जाते हैं तो उनका फंक्शन ये होता है कि वो इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एज अ व्हीकल काम करते हैं। द रोल ऑफ लिपोप्रोटीन पार्टिकल इज़ टू ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लाइसराइड एंड कोलेस्ट्रोल इन द ब्लड। अब ये जो लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स है, इनका काम क्या होता है, ये ट्राइग्लाइसराइड्स और कोलेस्ट्रोल को हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं।
टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन के कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें काइलोमाइक्रोन्स है। काइलोमाइक्रोन्स आर लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट कंसिस्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन मेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। ये काइलोमाइक्रोन्स ऐसे लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो कि जिनके साथ कंसिस्ट होते हैं, जो कि कंसिस्ट होते हैं किसके साथ? ट्राइग्लिसराइड्स के साथ, फास्फोलिपिड के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ और उन प्रोटीन के साथ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बनते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये जितनी चीज़ें बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, प्रोटीन्स हो गए, इनके साथ जो है ये लिपोप्रोटीन जिनको हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं वो इनके लिए एज ए वेहिकल काम करते हैं। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL जिन्हें हम कहते हैं, मेड इन लीवर फ्रॉम एसेस डाइट्री कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जब लीवर में एसेस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइट्री इंटेक हो जाती है तब ये VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये लीवर में बन जाते हैं। दे आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड, और ये क्या होते हैं? इनमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा मौजूद होती है, यानी ये रिच इन ट्राइग्लिसराइड होते हैं। डिलीवर ट्राइग्लिसराइड टू ऑल बॉडी सेल्स, और फिर ये क्या करते हैं? हमारे तमाम बॉडी सेल्स को ट्राइग्लिसराइड डिलीवर करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है LDL जिन्हें हम कहते हैं, दे आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल में रिच होते हैं। डिलीवर कोलेस्ट्रॉल टू ऑल बॉडी सेल्स, ये क्या करते हैं? जो हमारे जितने बॉडी सेल्स हैं उनको कोलेस्ट्रॉल डिलीवर करते हैं। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये क्या करते हैं? रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सेल टू लीवर। क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की जो ट्रांसपोर्टेशन है कि वो सेल से लीवर को जाती है, तो ये जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं? लीवर से फिर उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी सेल से लीवर में जाते हैं उसको रिवर्स करते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। अब स्टूडेंट्स हम वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि हाइपरलिपिडीमिया के ख़िलाफ़ दिए जाते हैं, यानी हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। इनके मेनली 5 टाइप्स होते हैं जिनमें फर्स्ट वन है HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अब ये HMG यानी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम A रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये एक कोएंजाइम होता है जो कि HMG जो होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम A, ये एक एंजाइम होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल बनती है तो कोलेस्ट्रॉल की जब बायोसिंथेसिस होती है तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। तो इसके इनहिबिटर ड्रग्स जब हम देंगे इनको स्टेटिन्स भी कहा जाता है, स्टेटिन क्लास के ड्रग्स कहा जाता है इनको। ये इस एंजाइम को रोकते हैं। जब इस एंजाइम को रोकते हैं तो लिपिड के कोलेस्ट्रॉल की जो बायोसिंथेसिस है वो इनहिबिट हो जाती है, जिनमें एटोरवेस्टेटिन है, फ्लूवेस्टेटिन है, लोवेस्टेटिन है, प्रेवेस्टेटिन है, रोजुवेस्टेटिन है, सिमीवेस्टेटिन है। फाइब्रेट्स है, फाइब्रेट्स भी ऐसे ड्रग्स है जिनकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया की जो कंडीशन है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। आगे जाके इन सब की मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है वो दिए गए होंगे, वहाँ से आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं। अभी इनके जो नेम्स है वो आपने याद करने हैं। फाइब्रेट्स में कौन कौन से ड्रग शामिल है? फिनोफाइब्रेट है, गेमीफाइब्रेट है, क्लोफाइब्रेट है, और निकोटिनिक एसिड है जिसमें नायसिन है, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स है जिनमें क्लोसिवेलम है, और कोलेस्टिपोल है, कोलेस्टेरेमीन है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स है जिनमें एजिटिमाइब है। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की ब्रीफ ओवरव्यू के किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, तो लिखा है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम A HMG कोएंजाइम A इज़ द प्रिकर्सर फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये जो HMG कोएंजाइम A होता है ये प्रिकर्सर होता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के लिए, यानी कोलेस्ट्रॉल की बॉडी के अंदर सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो एक्ट करता है HMG कोएंजाइम
ए सिंथेस के साथ काम करता है। आगे जाके ये मेवेलोनेट बनता है, मेवेलोनेट से मेवेलोनेट पीपी बनता है, फिर फेर्नेसाइल पीपी बनती है, फिर स्क्वालिन बनती है, फिर लेनोस्टेरोल बनती है और फिर लास्ट में जाके लेनोस्टेरोल से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बन जाती है। यहाँ पे जो फर्नेसाइल पीपी है, ये फर्नेसाइलेटेड प्रोटीन्स जो है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। फर्नेसाइलेटेड प्रोटीन्स उन प्रोटीन को कहते हैं कि जिन प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशन हो के आइसोप्रिनाइल ग्रुप इनके साथ जब ऐड हो जाता है, यानी प्रोटीन्स में जो सिस्टीन रेजिड्यू है, सिस्टीन एक अमीनो एसिड है, उसके रेजिड्यू के साथ जब आइसोप्रिनाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो इनको हम फर्नेसिलेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। ये भी इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर लास्ट में जाके यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बनते हैं जिनमें स्टेरॉइड हार्मोन्स है, विटामिन डी है और बाइल एसिड इन्वॉल्व है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाई गई है कि किस तरीके से ये ड्रग्स जो है वो काम करते हैं। तो लिखा है कि सबसे पहले फ़र्स्ट स्टेप जो यहाँ पे दी गई है, इसमें स्टूडेंट्स दिखाया गया है कि स्टेटिन इनहिबिट HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज लीडिंग टू ए डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन द सेल। यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस होती है, इसमें जो कोएंजाइम ए होता है जिसे हम HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज कहते हैं, स्टेटिन के ग्रुप के जितने भी ड्रग्स हैं वो आके इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जब इसको इनहिबिट करते हैं तो आगे जो कोलेस्ट्रॉल विद इन द सेल कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। 2 नंबर पे क्या होता है कि लो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ LDL रिसेप्टर। जब कोलेस्ट्रॉल सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलरली कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम हो जाती है तो LDL रिसेप्टर्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। और 3rd नंबर पे क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर प्रोमोट अपटेक ऑफ LDL फ्रॉम ब्लड। अब जब इंक्रीज नंबर ऑफ LDL रिसेप्टर आ गए तो फिर क्या होता है, ये LDL जो रिसेप्टर अब जब बन जाते हैं तो रिसेप्टर का काम यही होता है कि वो अपने जो जिसके लिए रिसेप्टर है उस चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये जो ब्लड में जो LDL है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसे हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसको ये अपनी तरफ खींचते हैं, इसको ये अपटेक करते हैं, ब्लड से इसको अपटेक करते हैं। इस तरीके से जब ये ब्लड से इसकी अपटेकिंग करते हैं तो फिर जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल थी, बेड कोलेस्ट्रॉल की लेवल थी, वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा 4th नंबर पे लिखा है लो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ VLDL। और इसी तरीके से जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की सिक्रीशन थी लो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो भी हो जाती है, यानी लो हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो ब्लड में हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन थी इसको हम इन ड्रग्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और मैकेनिज़्म आप लोगों को दिखाया गया है कि सबसे पहले हेपेटोसाइट्स जो लीवर सेल्स होते हैं, वहाँ पे हेपेटोसाइट्स के अंदर लीवर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का। सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए HMG पे एक्ट करता है, फिर इन दोनों साथ मिल के जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रू कोलेस्ट्रॉल बन जाती है। अब यहाँ पे हमने HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स अगर एडमिनिस्टर किया तो ये जाके ये कोलेस्ट्रॉल की जो सिंथेसिस है इसको यहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं। इसके अलावा ये जो इज़िटिमेब है, ये ड्रग था जो कि कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को, ये गड है यानी इंटेस्टीन है, यहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है इस एब्जॉर्प्शन को ये इज़िटिमेब जो है ये रोकती है, यहाँ पे इनहिबिट करती है। इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा नाइसिन है, ये भी आके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती है। और रेजिन्स जो है ये बाइल एसिड जो है इनकी फॉर्मेशन को रोकते हैं। बाइल एसिड्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टीन से उसको भी इनहिबिट करते हैं और इसकी जो फॉर्मेशन है इसको भी रोकते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स कंटिन्यू है, लिखा है ड्रग्स थेरेपी कैन मॉडिफाई हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। हेपेटिक जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है, अगर हम ड्रग थेरेपी करते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन आती है, चेंजेस आती है, जिसकी वजह से उन चेंजेस की वजह से हम इस कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
लिखा है हाइड्रोमिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जो कि जाके इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन रुक जाती है और रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। कोलेस्ट्रॉल और बाइल की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने के लिए भी ड्रग्स है। कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग है वो एजिटिमाइब है, ये आपने याद रखनी है MCQs के लिए। और जो बाइल एसिड है उसकी एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए रेजिन्स है, जो कि ड्रग्स यूज़ होते हैं, इनको हम रेजिन्स कहते हैं। यह बात आपने याद रखनी है। लिपोप्रोटीन की सिक्रीशन को डिक्रीज़ करने के लिए जो ड्रग यूज़ होता है उसको हम नायसिन कहते हैं। और जो पेरिफेरल लिपोप्रोटीन्स है उनको क्लियर करने के लिए, उनको रेडिकेट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उनको हम फाइब्रेट्स कहते हैं। अगर हमने लिपोप्रोटीन जो है वो क्लियर कर लिए हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल की अपटेक थी, जो कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट थी, वो भी रुक जाती है। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिन्हें हम स्टेटिन्स कहते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनहिबिट HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज द फर्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये जाके HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं, जो कि फ़र्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। अगर ये रुक जाती है तो आगे कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। Inhibition of hepatic cholesterol synthesis directly reduce total serum cholesterol. A much greater effect derives from the hepatic response to the reduction in intracellular cholesterol. अब क्या होता है, जब हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो ये डायरेक्टली जो सीरम में कोलेस्ट्रॉल की लेवल है, कोलेस्ट्रॉल की टोटल लेवल है, उस पे इसका इतना इफ़ेक्टिव असर होता है कि वो मच ग्रेटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और जो इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी रिड्यूस हो जाती है। The liver compensate by increasing the number of high affinity low density lipoprotein receptors which clear LDL from the blood. ये क्या करता है, लीवर कंपनसेट भी करता है। लीवर में ये एबिलिटी होती है कि ये जो हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होती है, इस कंडीशन के साथ लीवर कंपनसेट करता है। कंपनसेट करके क्या करता है, जो LDL के रिसेप्टर्स होते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको उनकी जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज़ कर देती है। जब वो ज़्यादा मकदार में बनते हैं तो ब्लड में जो LDL है, जिसे हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसको वहाँ से वो अपटेक कर लेते हैं और उसको ब्लड से क्लियर कर देते हैं। स्टेटिन कैन रिड्यूस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल ड्रामेटिकली, जो कि टेबल में दिखाया गया था, स्पेशली व्हेन यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग। ये स्टेटिन ग्रुप्स जो है इनको स्पेशली हम जब दूसरे ड्रग के साथ कम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं तो ये ड्रामेटिकली मीन्स सही तरीके से एक एक्सटेंट के साथ, लार्ज एक्सटेंट के साथ ये कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है उसको रिड्यूस कर देते हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। मायोपैथी काज कर सकते हैं, इनकी वजह से मायोपैथी होती है, यानी मसल्स में डिज़ीज़, मसल्स में पेन होती है, सीवियर पेन होती है जिसे हम माइल्जिया कहते हैं, जॉइंट पेन होता है जिसे हम आर्थ्रेल्जिया कहते हैं, और इवन रेब्डोमाइलोसिस भी इनकी वजह से, इन ड्रग्स की वजह से हो सकती है। अब रेब्डोमाइलोसिस क्या है, जब मसल्स स्टूडेंट्स डैमेज हो जाते हैं तो ये जो डैमेज्ड मसल टिश्यू है ये कुछ प्रोटीन रिलीज़ करते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट रिलीज़ करते हैं जो कि ब्लड में चले जाते हैं। जब ये ब्लड में चले जाते हैं तो ये सब्सटेंसेस जो है हार्ट को और किडनीज़ को डैमेज करती है। हार्ट और किडनीज़ में जब डैमेज काज होती है तो इसकी वजह से परमानेंट डैमेज होता है और ये एक जो है फेटल कंडीशन होती है। यहाँ पे आप लोगों को इन ड्रग्स का बताया गया है, इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो ड्रग्स है ये अपना फंक्शन शो करती है। तो इसमें दिखाया गया है कि स्टेटिन्स जो है ये जाके कोलेस्ट्रॉल की जो फॉर्मेशन होती है लीवर में उसको रोकती है। आगे जो रिसेप्टर्स बनते हैं, LDL रिसेप्टर की फॉर्मेशन लीवर खुद कंपनसेट करके इंक्रीज़ करता है। तो ये ब्लड में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उनकी अपटेक कर लेते हैं और ब्लड में इनकी लेवल को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे जो हाइपरलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल की जो कंडीशन थी वो ट्रीट हो जाती है। इसके अलावा जो रेजिन्स होते हैं वो आके जो बाइल एसिड की इंटेस्टीन से एब्जॉर्प्शन होती है इसको रोकते हैं यहाँ पे, और जो एजिटिमाइब ड्रग्स है वो स्टेरोल को एब्जॉर्ब होने नहीं देते लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि जो ब्लड में
यहाँ पे फैटी एसिड्स जो है ये जो लीवर के अंदर फैटी एसिड्स है इनके थ्रू ट्राइग्लिसराइड जो है वो मिक्स होते हैं एलडीएल के साथ, जो कि फिर ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है जिन्हें हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं वो लीवर में आते हैं, फिर यहाँ से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर फीसिस के साथ जो मूव हो जाते हैं। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स जिन्हें हम रेजिन्स कहते हैं कि ये बाइल एसिड की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको रोकते हैं। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स कोलिस्टाइरेमीन और कोलिस्टिपोल है आर लार्ज नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीमर्स दैट बाइंड बाइल एसिड इन द इंटेस्टाइन एंड प्रिवेंट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल एसिड सिक्रेटेड बाय द लीवर। ये एक लार्ज नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीमर्स होते हैं जो कि जाके बाइल एसिड के साथ बाइंड बना देते हैं इंटेस्टीन में जाके, जो लीवर जो बाइल एसिड सिक्रीट करती है इंटेस्टीन में सिक्रीट करती है उसके साथ ये बाइंडिंग बना लेते हैं और फिर जब इसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है इस बाइल एसिड की तो इसको प्रिवेंट करते हैं, इसको रीएब्जॉर्प्शन बाइल एसिड की होने नहीं देते। इस तरीके से ये जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। क्लिनिकल यूज़ इसकी क्या है? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोलेस्ट्रीमिया यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। एडवर्स इफेक्ट इनकी क्या है? एडवर्स इफेक्ट में ब्लोटिंग है, यानी एब्डोमेन जो है वो फूल जाता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, अनप्लीजेंट ग्रिटी टेस्ट होता है। अनप्लीजेंट ग्रिटी टेस्ट यानी सख्त जायका होता इनका होता है और इनकी एक और इनकी ये साइड इफ़ेक्ट होती है कि रेजिन्स जो है वो सम वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर देते हैं जिनमें विटामिन के, डाइट्री फोलेट्स है और कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन को भी ये इम्पेयर कर देते हैं जिनमें डिजिटेलिस है, ये एक ड्रग होता है जो कि हार्ट कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। थायजाइड्स है जो कि डायूरेटिक्स है, वारफेरिन है एंटीकोगुलेंट ड्रग है और पेरावेस्टीन और फ्लूवेस्टीन है। ये पेरावेस्टीन और फ्लूवेस्टीन जो है दोनों स्टेटीन के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इन ही ड्रग्स जो है स्टेटीन जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इन ही ग्रुप के ड्रग्स है जो कि हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं ताकि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो ये जितने भी ड्रग्स हमने यहाँ पे पढ़े इनके साथ हमने जो ये रेजिन्स होते हैं ये हमने नहीं देने होते क्योंकि ये इनकी एब्जॉर्प्शन को भी इफ़ेक्ट कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स जो इज़िटिमाइब है ये कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन जो है उसको इनहिबिट करती है। किस तरीके से काम करती है? लिखा है एक्टिंग ऑन ब्रुश बॉर्डर ऑफ इंटेस्टीन। ये जो इंटेस्टीन के जो ब्रुश बॉर्डर्स है यानी जो बॉर्डर्स हैं इंटेस्टीन के वहाँ पे एक्ट कर देती है और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स ब्लॉक द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। यहाँ से जो इंटेस्टीन की जो ब्रुश बॉर्डर है वहाँ से कोलेस्ट्रॉल की जो एब्जॉर्प्शन होती है इस एब्जॉर्प्शन को ये इनहिबिट कर देते हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं। Consequently, less cholesterol goes to the liver and increase the cholesterol clearance। इस तरीके से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस अमाउंट में लीवर तक चला जाता है और फिर कोलेस्ट्रॉल की क्लियरेंस जो है इस तरीके से हो जाती है। इसकी क्लिनिकल यूज़ क्या है कि जब हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो जाता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंक्रीज़ होती है तो उस टाइम इज़िटिमाइब देते हैं उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट इस तरह है कि ये वेल टॉलरेटेड ड्रग होता है, इस वजह से when combined with reductase inhibitors it may increase the risk of hepatic toxicity। इसलिए इसको कम्बिनेशन में दिया जाता है, लेकिन जब रिडक्टेज इनहिबिटर्स के साथ यानी स्टेटीन ग्रुप के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में दिया जाता है तो फिर हेपेटिक टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है। सीरम कंसनट्रेशन आर इंक्रीज बाय फाइब्रेट्स एंड रिड्यूस बाय कोलिस्टेरेमीन। जब फाइब्रेट्स के साथ ये मिक्स करके देते हैं तो सीरम में कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है, जब कोलिस्टेरेमीन के साथ देते हैं तब इसकी कंसनट्रेशन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। नायासिन है जिसे हम निकोटिनिक एसिड कहते हैं। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? नायासिन विटामिन B3 है, आप लोगों को पता है। ये डायरेक्टली रिड्यूस वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड इनहिबिट हेपेटिक सिंथेसिस ऑफ एपोलिपोप्रोटीन्स। ये जाके जो VLDL है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी सिक्रीशन को डायरेक्टली रिड्यूस करती है और लीवर में जो कि लीवर से उसकी सिक्रीशन होती है तो लीवर से उसकी सिक्रीशन को डायरेक्टली इनहिबिट करती है। इसके
इसके साथ साथ जो हेपेटिक सिंथेसिस होती है एपोलिपोप्रोटीन की, लीवर में जो एपोलिपोप्रोटीन्स बनते हैं उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। अब एपोलिपोप्रोटीन्स क्या है? एपोलिपोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो कि लिपिड के साथ बाइंड करते हैं लिपोप्रोटीन बनाने के लिए, यानी लिपोप्रोटीन बनने के लिए जो प्रोटीन आके लिपिड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं उन प्रोटीन को हम एपोलिपोप्रोटीन कहते हैं, यानी लिपोप्रोटीन बनाने वाले प्रोटीन्स। ये इनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। जब इनकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है तो अब एपोलिपोप्रोटीन नहीं है इनको ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो लिपिड्स है इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे तो ये इनसेल्युबल है, ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो सकते। इस तरीके से हम इस कंडीशन को ट्रीट करते हैं नाइसिन के थ्रू। क्लिनिकल यूजेस क्या है? बिकॉज नाइसिन लोअर सीरम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लाइसराइड कंसंट्रेशन एंड इंक्रीज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन। नाइसिन हैज़ वाइड क्लिनिकल यूटिलिटी। ये जो नाइसिन होता है इसके बड़े अच्छे यूजेस होते हैं, क्योंकि इसका ये फंक्शन होता है कि ये जो बेड कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको डायरेक्टली सीरम में रिड्यूस करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करती है। तो इसीलिए इसके यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्लिनिकल यूटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें इसके तो क्यूटेनियस फ्लैशिंग है, यानी फ्लैशिंग हो जाती है। फ्लैशिंग इस तरह होता है कि फीवर के कुछ कंडीशन होते हैं जिनमें माउथ में और नेक में, हेड रीजन में और अपर चेस्ट में, लिप्स के इर्द गिर्द एरिथीमा भी होता है, यानी रेडनेस भी होती है, और इसके साथ साथ वार्मथ फीलिंग होती है, यानी बहुत वो गर्म सा महसूस होते हैं। प्रोराइटिस हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नौजिया हो सकती है। प्रोराइटिस यानी इची स्किन होता है, और स्किन कंडीशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ मॉडरेट एलिवेशन ऑफ लीवर एंजाइम एंड ईवर सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी में आकर, कभी कभार मॉडरेट लीवर के जो एंजाइम्स है वो इंक्रीज़ होते हैं, कभी कभार सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। फाइब्रिक एसिड डिराइवेटिव्स, फाइब्रेट्स जिन्हें हम कहते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फाइब्रिक एसिड डिराइवेटिव्स फॉर एग्जांपल गेमी फिब्रोजिल और फिनोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट आर लीजेंड्स फॉर द पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा प्रोटीन, कि जिन्हें हम PPAR अल्फ़ा प्रोटीन कहते हैं। ए रिसेप्टर देर रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये रिसेप्टर का नाम है जिसे हम क्या कहते हैं कि ये जो पेरोक्सिसोम्स प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फ़ा PPAR अल्फ़ा प्रोटीन इन्हें कहते हैं। ये प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जो कि इनका काम ये होता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए, जीन्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसको ये रेगुलेट करते हैं। लिखा है दिस इंटरेक्शन विद PPAR अल्फा रिजल्ट इन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज एंड इनहेंस द क्लियरेंस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड रिच प्रोटीन्स। अब इसकी वजह से ये जो इंटरेक्शन होती है PPAR अल्फ़ा रिसेप्टर्स के साथ, ये जो रिसेप्टर्स अल्फ़ा के साथ जो इंटरेक्शन होती है, इसके रिज़ल्ट में लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके थ्रू जो ट्राइग्लाइसराइड रिच लिपोप्रोटीन है, यानी जिन लिपोप्रोटीन के साथ ट्राइग्लाइसराइड ज़्यादातर अटैच होते हैं, उनकी क्लियरेंस हो जाती है। क्योंकि ट्राइग्लाइसराइड ही की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये जो बेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये इंक्रीज़ होती है। जब ट्राइग्लाइसराइड रिच लिपोप्रोटीन की क्लियरेंस होगी तो हम कोलेस्ट्रॉल की जो कंडीशन है यानी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की, उसको ट्रीट कर सकते हैं इस तरीके से। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इन द लीवर इज सेकेंडरीली रिड्यूस्ड। जब ये लिपोप्रोटीन रिड्यूस्ड होते हैं, ट्राइग्लाइसराइड रिच लिपोप्रोटीन रिड्यूस्ड होते हैं, तो सेकेंडरीली जो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस है लीवर में वो भी इन ड्रग्स की वजह से, फाइब्रेट्स की वजह से रिड्यूस हो जाती है। द फाइब्रेट रिड्यूस सीरम ट्राइग्लाइसराइड कंसंट्रेशन एंड प्रोड्यूस ए मॉडेस्ट इंक्रीज इन हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। फाइब्रेट्स क्या करते हैं? जो सीरम में ट्राइग्लाइसराइड की कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस करते हैं और कुछ मकदार में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी प्रोड्यूस करते हैं। इसकी क्लिनिकल यूजेस जो है हाइपर ट्राइग्लाइसेरीडीमिया है, यानी जब ट्राइग्लाइसराइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं।
एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है? नोज़िया है, स्किन रेशेस है और मायोपैथी है, यानी मसल्स की कंडीशन काज कर सकती है। नर्सिंग कंसिडरेशन, अब इन ड्रग्स को जो लिपिड्स लोअरिंग एजेंट्स है इनको ट्रीट करने के लिए, यानी जब हम लिपिड लोअरिंग ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं तो उस टाइम नर्सिंग कंसिडरेशंस, हमारी कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए? तो लिखा है एसेस फॉर द मेंशन कंट्राइंडिकेशन टू दिस ड्रग, फॉर एग्जांपल हाइपर सेंसिटिविटी, एक्यूट लीवर डिजीज़, प्रेगनेंसी। हमने जो कंट्राइंडिकेशन है वो मालूम करनी है कि पेशेंट को कहीं इन ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, यानी उसका बॉडी रिएक्शन तो नहीं दे रहा, उसको कोई एक्यूट लीवर डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये ड्रग्स हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करते हैं, इस वजह से एक्यूट लीवर डिजीज़ को देखते हैं। प्रेगनेंसी को देखते हैं क्योंकि इनमें से ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होती है। हम जो सिरम में कोलेस्ट्रॉल की लेवल है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की लेवल है उसको मॉनिटर करते हैं साथ साथ में। और हम ये ड्रग्स जो है ज़्यादातर बेड टाइम में एडमिनिस्टर करते हैं ताकि हम इनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें, क्योंकि बेड टाइम में जब एडमिनिस्टर करते हैं तो इनकी इफ़ेक्ट मैक्सिमम होती है। मॉनिटर रिज़ल्ट ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, जो लीवर फंक्शन टेस्ट LFTs होते हैं उनके रिज़ल्ट को हम मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफ़ेक्ट, हम एडवर्स इफ़ेक्ट को मॉनिटर करते हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट जो है वो इनकी क्या होती है। हीमेटिनिक्स है स्टूडेंट्स, ये जो हीमेटिनिक्स ड्रग्स होते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन से ड्रग्स होते हैं। हीमेटिनिक्स ड्रग्स जो है ये वो एजेंट्स है जो कि ब्लड के क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, यानी HB लेवल को इंक्रीज़ करते हैं और RBCs के नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, और ये ड्रग्स एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। इनको हम हीमेटिनिक ड्रग्स बोलते हैं, जिनमें आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड आर यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ये चाहिए होते हैं ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, और इनकी वजह से हम अगर एनीमिया है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर एनीमिया नहीं है, एनीमिया की रिस्क पे है पेशेंट, तो इनके थ्रू हम एनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। In anemia, there is decreased oxygen carrying capacity of blood due to reduction in blood hemoglobin level and the number of circulating RBCs. एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें RBCs की लेवल लो हो जाती है, RBCs नंबर में लो हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की जो लेवल है, नॉर्मल लेवल है, वो रिड्यूस हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लेवल रिड्यूस हो जाती है तो ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, यानी हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन कैरी होती है, तो वो भी रिड्यूस हो जाती है और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती है। इसकी काजेज़ क्या है? या तो RBCs जो है वो उनकी फॉर्मेशन डिक्रीज़ है, वो बन नहीं रहे हैं, या उनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है कि बन रहे हैं फिर डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, या बोन मेरो डिप्रेस्ड है, या तो एक्सेसिव ब्लड लॉस है। तो ये काजेज़ एनीमिया की हो सकते हैं। अब एंटी एनीमिक ड्रग्स जो है वो आयरन प्रिपरेशंस और इपोइटीन है। ये दोनों ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जिनके थ्रू हम एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। आयरन प्रिपरेशंस क्या है? आयरन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। द आयरन प्रिपरेशन आर फेरस सल्फेट, फेरस फिमेरेट, फेरस ग्लूकोनेट। आयरन प्रिपरेशन हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट और फेरस ग्लूकोनेट शामिल है। Iron preparations is the formulation for iron supplement indicated in prophylaxis and treatment of iron deficiency anemia. आयरन प्रिपरेशंस जो होते हैं वो आयरन सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनके लिए, यानी एक आयरन सप्लीमेंट के फॉर्म में होते हैं, और इंडिकेटेड इसलिए है ताकि हम अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के पेशेंट रिस्क पे है तो उससे बचने के लिए हम एज ए प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आयरन प्रिपरेशंस इंक्लूड फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरस फ्यूमेरेट। It can be administered orally and by intravenous injection or intramuscular injection. इसको हम orally भी administer कर सकते हैं, intravenous भी लगा सकते हैं और intramuscular भी लगा सकते हैं। Food can impair iron absorption but they should be taken with iron to reduce GI discomfort. Food अगर हम लेते हैं तो इसकी absorption में थोड़ा फ़र्क आता है, लेकिन लेना चाहिए क्योंकि आयरन सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम काज करते हैं ये जो आयरन सप्लीमेंट होते हैं। इसीलिए GI डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए इसके साथ फूड लेने चाहिए। Milk containing food, coffee, tea, eggs are not given with iron because they delay iron absorption. अब जो मिल्क कंटेनिंग फूड है यानी कॉफ़ी है, टी है, एग्स है, इनको नहीं देने चाहिए आयरन सप्लीमेंटेशन के साथ क्योंकि ये इसकी एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इनकी क्या है?
GIT कॉन्स्टिपेशन है, यूजुअली ज़्यादातर इनके साथ आयरन के साथ यूजुअली GI कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये आपने याद रखनी है, MCQs बन सकती है कि जो आयरन सप्लीमेंटेशन है उनके साथ यूजुअली क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि यूजुअली कॉन्स्टिपेशन होती है, वोमिटिंग भी होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन यानी गैस्ट्रिक में स्टमक में ज़ख्म बन सकती है, स्टूल की डार्कनिंग होती है। अगर लिक्विड प्रिपरेशन है तो उनकी वजह से टीथ की कलर जो है वो टीथ की डिस्कलरेशन हो जाती है, और अगर इंजेक्टेबल आयरन है तो इसकी वजह से टिश्यू की डिस्कलरेशन होती है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये टिश्यू डिस्कलरेशन या टीथ डिस्कलरेशन या स्टूल डिस्कलरेशन क्यों काज करती है, क्योंकि ये एक तो ये कि ये आयरन है, यानी आयरन एक मिनरल होता है, और दूसरा ये कि जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं हमारे बॉडी में तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो आयरन प्रिपरेशंस है ये जाके हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इनकी जब केमिकल इंटरेक्शन हो जाती है तो इसके रिज़ल्ट में ये डिस्कलरेशन काज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अब नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है, नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है, तो लिखा है कि इनकरेज द पेशेंट टू ईट आयरन रिच फूड लाइक लीवर, लीन मीट, एग यॉक, ड्राइड बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी वो तमाम फूड जो कि आयरन रिच हो वो हमने पेशेंट को इनकरेज करने हैं कि पेशेंट खाए। अगर आयरन प्रिपरेशंस ओरली एडमिनिस्टर करने हैं तो हमने ओरली एडमिनिस्टर करना है, और विथ फूड्स हमने एडमिनिस्टर करना है ताकि जो DI डिस्कम्फर्ट है, GI डिस्कम्फर्ट है, उसको हम डिक्रीज़ कर सके। अगर इंक्रीज़ अब्जॉर्प्शन जो है वो नेसेसरी है तो फिर हम बिटवीन मील्स ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं ताकि इनकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। इसके साथ हम ग्लास ऑफ वाटर या जूस दे सकते हैं, सिट्रस जूस दे सकते हैं, क्योंकि सिट्रस जूस में विटामिन C होता है और विटामिन C की वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है। इन पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि पूरा जो होल टेबलेट है उसको स्वालो करे, और स्वालो करने के बाद 30 मिनट के लिए अपराइट पोजीशन में वो बंदा जो है वो स्टे करे, ताकि जो रीगर्जाइटेशन है यानी रिफ्लेक्स है उसकी वजह से एजोफेजियल कोरोजन कोई ना हो, यानी एजोफेगस की कोई जख्म वगैरह ना बने। इस वजह से हम उसको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं। और हम आयरन जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको विद इन 1 आवर उनके साथ कोई यानी एंटासेट, इंजेस्टिंग ड्राई टेट्रासाइक्लिन्स, मिल्क और मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन सब की वजह से, टेट्रासाइक्लिन की वजह से, एंटासेट की वजह से और मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट की वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन में अच्छी खासी कमी आ जाती है। एरिथ्रोपोइटीन है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एरिथ्रोपोइटीन की क्या है, दिस ड्रग एक्ट लाइक नेचुरल ग्लाइकोप्रोटीन एरिथ्रोपोइटीन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ RBC इन द बोन मेरो। ये जो ड्रग है ये नेचुरल ग्लाइकोप्रोटीन जो एरिथ्रोपोइटीन है जो कि एक हार्मोन है RBCs की फॉर्मेशन के लिए, ये उसकी ही की तरह एक्ट करता है और बोन मेरो में जाके वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है RBCs की उसको स्टिमुलेट करता है। इसकी इंडिकेशन क्या है, इट इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली आर इंट्रावेनसली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विद रीनल फेलियर और फॉर द पेशेंट ऑन डायलिसिस। वो क्योंकि ये जो एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन है जो नेचुरली प्रोड्यूस होती है वो रीनल सेल से प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से ये सबक्यूटेनियसली या इंट्रावेनसली उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको एनीमिया हो और उनको रीनल फेलियर हो, या वो पेशेंट जो डायलिसिस पे हो यानी उनका जो ख़ुद का जो एरिथ्रोपोइटीन है बॉडी में वो नहीं बन पा रहा, तो उनके लिए ये इंडिकेटेड है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन पेशेंट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू डिक्रीज़ द नीड फॉर ब्लड इन सर्जिकल पेशेंट। जो पेशेंट जिनको नीड होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, यानी जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि उनको ज़्यादा नीड ना हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। एडवर्स इफेक्ट इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हेडेक है, फैटीग है, एस्थीनिया है, यानी एस्थीनिया मीन्स के फिज़िकल वीकनेस की एक फीलिंग होती है, इसको एस्थीनिया कहते हैं। डिजीनेस, सीजर्स, क्योंकि जब इसकी वजह से RBC की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो इसकी वजह से ये डिजीनेस, फैटीग और सीजर्स वगैरह यानी BP हाई हो जाती है, इस वजह से होता है। GI से रिलेटेड नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया हो सकती है। सेंट्रल जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है
है, उससे रिलेटेड हाइपरटेंशन हो सकती है, एडिमा हो सकती है क्योंकि ब्लड की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, चेस्ट पेन होता है इसकी वजह से क्योंकि आरबीसीज नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है? एडमिनिस्टर द ड्रग सबक्यूटेनियसली आर आईवी यूजुअली 3 टाइम पर वीक। ये हफ्ते में 3 दफ़ा पर वीक जो है, पर वीक 3 टाइम्स के लिए सबक्यूटेनियस या आईवी यूज़ किया जाता है, तो इसको इसी तरीके से एडमिनिस्टर करना है। आईवी लाइन को मॉनिटर करना है अगर आईवी लाइन गिवन करना हो तो, और इसको दूसरे सॉल्यूशंस के साथ मिक्स नहीं करनी होती है। पीरियडिकली जो हेमाटोक्रेट लेवल होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन की टेस्ट होती है हीमोग्लोबिन के लेवल की, उसको पीरियडिकली मॉनिटर करना चाहिए। और आयरन जो स्टोर होता है इस थेरेपी के दौरान उसको भी देखना चाहिए। इफ़ द पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्स टू द ड्रग, री इवेलुएट द काज ऑफ एनीमिया। अगर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा इस ड्रग को, तो एनीमिया की जो काज है उसको दोबारा री इवेलुएट करना है। मेंटेन सीजर प्रिकॉशन ऑन स्टैंड बाय एज सीजर कैन अकर। अगर सीजर यानी अकर होती है, सीजर्स जो एपिलेप्सी के जो झटके अकर होते हैं, तो उसी टाइम स्टैंड ऑन, उसी टाइम जो है उनके लिए प्रिकॉशंस जो है वो मेंटेन करनी है क्योंकि आरबीसीज की जब ब्लड की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो इसकी वजह से सीजर का ख़तरा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रेफरेंस है। इन रेफरेंस के थ्रू अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल से स्टडी करना है तो इन रेफरेंस के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा फार्माकोलॉजी का जो कोर्स है वो हमारे कोर्स ग्रेड के मुताबिक कम्प्लीटली कवर हो चुका है। अगर आप लोगों का इनमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं फिर कमेंट सेक्शन में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।